तो वेलकम बैक। बीच में एक ब्रेक लिया, अब शुरू करते हैं। रिसोर्सेस रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल ई बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन। हमको ई बिजनेस को सक्सेस करने के लिए रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेसफुल ई बिजनेस को सक्सेस करने के लिए हमको क्या रिक्वायरमेंट है, इसको देखते हैं। तो हमको क्या चाहिए? सबसे पहले तो वेल डिजाइंड वेबसाइट चाहिए, यानी आपकी वेबसाइट ऐसी हो जो अट्रैक्टिव हो, जिसको देख करके लोग क्या करें, पसंद करें, उनको कन्वीनियंस लगे, सुविधाजनक लगे, उसमें सारी की सारी चीजें डिस्प्ले हो, सारी इंफॉर्मेशन जो भी एक कस्टमर को चाहिए आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो सारी इंफॉर्मेशन उसको अवेलेबल हो जाए, जो भी उसके डाउट्स हैं वो उससे दूर हो जाएं और अट्रैक्टिव हो, ताकि उसको देख करके लोग पसंद करने लगे। उसके बाद आपके पास एडिक्वेट कंप्यूटर हार्डवेयर होना चाहिए। कंप्यूटर हार्डवेयर इसलिए होना चाहिए ताकि आप डाटा मैनेज कर सकें, आपका डाटा मैनेज हो जाए, इंफॉर्मेशन मैनेज हो जाए। फिर होना चाहिए टेक्नोलॉजी क्वालिफाइड वर्कफोर्स, यानी आपका जो लेबर है, स्टाफ है, वो स्टाफ कैसा होना चाहिए? वेल इलेक्ट्रॉनिकली क्वालिफाइड होना चाहिए, जो किसी भी समस्या से इंटरनेट की जूझ सके, किसी भी कंप्यूटर की समस्या से जूझ सके। आपका जो सिस्टम होना चाहिए रिसीविंग पेमेंट्स, आप पेमेंट रिसीव कर लें, इस तरीके का सिस्टम होना चाहिए, आसानी से पेमेंट आपको मिल जाए और जो सिक्योर्ड हो। जो आपका टेली कम्युनिकेशन सिस्टम हो, इफेक्टिव टेली कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। आपका जो सिस्टम है वो क्या होना चाहिए? इफेक्टिव टेली कम्युनिकेशन सिस्टम। ये 5 चीजें आपके पास होना चाहिए, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड का बिजनेस बहुत अच्छे से चलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पहला, आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी डिजाइन होना चाहिए। उसके बाद जो आपका पास कंप्यूटर है वो सफिशिएंट होना चाहिए, ताकि आप डाटा मैनेज कर सकें, इंफॉर्मेशन मैनेज कर सकें। उसके बाद जो आपकी का स्टाफ है, वर्क फोर्स है, वो कैसा होना चाहिए? वेल टेक्निकल एक्सपर्ट होना चाहिए, यानी टेक्नोलॉजी की कोई भी समस्या से वो निपट सके। लाइक दैट हैकिंग कोई नहीं कर पाए, कोई उसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए। उसके बाद आपका पेमेंट का सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो सिक्योर होना चाहिए, जिसमें आप आसानी से पेमेंट रिसीव कर सके, पैसा आपका डूबे नहीं, ना कस्टमर के साथ कोई गलत हो, ना आपके साथ। उसके बाद जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है वो इफेक्टिव होना चाहिए, यानी आप जो बात पहुंचाना चाहते हैं अगले लोगों तक वो पहुंच जाए। जैसे आप देखते हैं जब टीवी में ऐड आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है, तो किस तरीके से लोगों की फीलिंग्स के साथ खेला जाता है ना। उनको इथिक्स से कोई लेना देना नहीं है, समाज पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा इससे भी कोई लेना देना नहीं है। दे हैव टू जस्ट ओनली सेल देयर प्रोडक्ट, उनके अपने सामान को सिर्फ बेचने से मतलब होता है। कुछ ऐड ऐसे होते हैं जो कई बार सही नहीं होते, फिर भी जैसे देखो, कम्युनिकेशन के लिए लोग कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। एक बंदा डीओ लगाता है और 4-5 लड़कियां उसके पास आ जाती हैं, मतलब आप इससे मैसेज क्या देना चाहते हो? कि लोग ठरकी हैं या महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है। बट उनका कम्युनिकेशन का तरीका है और लोगों को पसंद आता है। कहीं ना कहीं लोग वही ऐड देख करके वही डीओ खरीदते हैं, जबकि लोगों को इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट का अपोज करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें होते हैं। साहब, एक बंदा दौड़ता है, उसकी मेहनत का कोई लेना देना ही नहीं है। आपने सफेद कपड़े पहन लिए तो आप तेज दौड़ पाओगे, क्या है ये? इस तरीके के भी एडवर्टाइजमेंट क्या होते हैं? इफेक्टिव होते हैं और कम्युनिकेट बहुत आसानी से हो जाते हैं। ऐसे ही अमूल का एड आता है,
सब चड्डी पहन लेता है बंदा और बंदा तेज दौड़ता है। ऐसे हाउ इट इज पॉसिबल कि आप एक अंडरवियर पहने और आप तेज दौड़ पाए? मतलब आदमी की कोई मेहनत नहीं, उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिस नाम की कोई चीज ही नहीं है। जो भी है, इनको लोग इफेक्टिव मानते हैं और कम्युनिकेशन का तरीका है वो। अब आगे हम बढ़ते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की ओर। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का प्रोसेस क्या है ये समझते हैं हम। इसको हटा देता हूं मैं। आप भी ध्यान रखो, जब आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो बच्चों, तो थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। और मतलब कुछ भी ऐड आता है और हम वो सामान खरीदने मुंह उठा के चल देते हैं, सोचते भी नहीं है। इसीलिए हमारी जो समस्याएं हैं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, धीरे धीरे क्राइम रेट बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इथिक्स और वैल्यूज खत्म होती जा रही हैं सोसाइटी से। ये जितने भी एड बनाने वाले लोग हैं, मूवी बनाने वाले लोग हैं, इन्होंने देश से पूरे इथिक्स को खत्म कर दिया, कल्चर की ऐसी तैसी कर दी। चलो, तो हम देखते हैं ऑनलाइन प्रोसेस क्या है बिजनेस करने की। ऑनलाइन अच्छा कौन सा चलता है यार? ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में क्या है, किस तरीके से आप ऑनलाइन प्रोसेस करते हो? तो पहला स्टेज 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, 3 स्टेप्स में आपका काम होता है। 3 स्टेप्स में कैसे होता है? सबसे पहली स्टेज होती है प्री परचेज स्टेज। प्री परचेज स्टेज। फिर होती है द परचेज या फिर सेल स्टेज। उसके बाद होता है डिलीवरी स्टेज। प्री परचेज स्टेज का मतलब क्या है कि जो बायर और सेलर हैं वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में एक दूसरे को इंटरनेट के थ्रू जानते और पहचानते हैं। मतलब प्रोडक्ट देखते हैं और फिर उसको प्रोडक्ट को समझ में आया, पसंद आया, तो फिर बात होती खरीदने या बेचने की। तो प्री परचेज स्टेज, इन दिस स्टेज बायर सर्चेस द रिलेवेंट वेबसाइट एंड सीक्स इंफॉर्मेशन टू इवेल्युएट द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। इसमें क्या है, प्री में जो आपको चाहिए, जो आपको खरीदना है, वो बायर क्या करता है, पहले तो गूगल इंटरनेट पे सर्च करता है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्च करता है, तो वो है प्री परचेज स्टेज। उसके बाद दूसरी स्टेज में आया परचेज और सेल। आपने यहाँ से इंफॉर्मेशन ले ली, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, अब आप खरीदोगे और दूसरा बंदा बेचेगा। यानी जिस वेबसाइट पर जाकर के या जिस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आप सामान बेचोगे, वो क्या करेगा, उस तरीके से आप ऑर्डर करोगे और सामान आपका थर्ड स्टेज में क्या होगा, डिलीवर हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ये 3 स्टेजेस लिखने से आपको क्लियरिटी नहीं आ रही है ना। तो क्लियरिटी लाने के लिए हमको क्या करना है, तो क्लियरिटी लाने के लिए सबसे पहले हमें इसको फ्लो चार्ट के थ्रू समझना है। सबसे पहले बायर फाइंड्स सेलर। सबसे पहले बायर क्या करता है, एक सेलर ढूंढता है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ गुड्स होता है। सिलेक्शन ऑफ गुड्स होता है। गुड्स सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हो, नेगोशिएशन ऑफ प्राइस होता है।
यानी आप मोल भाव करते हो, बार्गेनिंग करते हो और आप डिलीवरी की टर्म्स डिसाइड करते हो कि किस तरीके से आइटम डिलीवर होगा। जब ये तय हो गया तो वो हो गया सेल, और जब हो गई सेल तो क्या होगा, पेमेंट। और जब पेमेंट होगा तो उसके बाद क्या होगा, डिलीवरी। और डिलीवरी होने के बाद पोस्ट सेल एक्टिविटी यानी इंस्टॉलेशन वगैरह। अब आप सबसे पहले अमेजॉन पे गए, अमेजॉन पर जाकर के आपको जो आइटम चाहिए उस गुड्स की आपने सर्चिंग की। गुड्स सर्च करने के बाद मान लो आप टीवी खरीद रहे हो और वहाँ पर सैमसंग, ओनिडा, बीपीएल, मतलब ये तो पुराने टीवी हैं, नई जितनी भी आती हैं, आपको किस तरह की टीवी चाहिए, एलईडी, एलसीडी, 4K टेक्नोलॉजी या फिर एडवांस वाली जिस पे इंटरनेट वगैरह सब कुछ चलता है, स्मार्ट टीवी जिसको बोलते हैं, है ना। तो वो सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद अब आप उसका प्राइस निगोशिएट करेंगे, डिस्काउंट ऑफर वगैरह देखेंगे, डिलीवरी की टर्म देखेंगे कि कब डिलीवर होगा, कितने दिनों में, डिलीवरी चार्जेस क्या लग रहे हैं। उसके बाद जब ये आपका डिसाइड हो गया, रिश्ता मंजूर हुआ, तो सेल, प्रोडक्ट खरीद लिया आपने, पेमेंट कर दिया, उसके बाद डिलीवरी होगी। डिलीवरी के बाद उस टीवी का इंस्टॉलेशन, ये कहलाएगा पोस्ट सेल एक्टिविटी। और टीवी इंस्टॉल करनी पड़ेगी ना, दीवार में आपके ठोकनी पड़ेगी, उसको कनेक्शन सिखाने पड़ेंगे आपको, पहली बार चला के उसको दिखाना पड़ेगा कि किस तरीके से ये चलता है, लाइक दैट। या फिर आपको गुड्स पसंद नहीं आया तो 7 से 10 दिन होते हैं आपके पास, आप उसको रिटर्न भी कर सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं वो पोस्ट सेल एक्टिविटी कहलाते हैं। इस तरीके से पूरी ऑनलाइन प्रोसेस होती है, लेकिन इसको डिवाइड सिर्फ 3 स्टेजेस में किया गया है। ठीक है, बराबर। यानी आप यूँ समझो कि इतनी सारी चीज़ें हैं, 3 चीज़ें प्री परचेज है, फिर ये सेल और परचेज है, सेल और परचेज ये 3rd स्टेज में ये आ जाएगा, और ये डिलीवरी, और ये इस तरीके से डिवाइडेशन इसका हो सकता है। अब इस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बाद बाइंग और सेलिंग की प्रोसेस क्या है, बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस क्या है, ये समझते हैं अब हम। बाइंग और सेलिंग प्रोसेस में क्या है, बाइंग सेलिंग प्रोसेस। बाइंग सेलिंग क्या प्रोसेस है? It may be noted from the buying selling process that except the delivery stage, all other stages involve flow of information. जो हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया था उसमें हमने ये देखा कि जो डिलीवरी है उस डिलीवरी को छोड़ दिया जाए तो उसके पहले की जितनी भी चीज़ें थी वो क्या थी, इंफॉर्मेशन का फ्लो, सूचना का आदान प्रदान, एक इंफॉर्मेशन दूसरे तक पहुंचाना। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, फॉलोइंग आर द चैनल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या चैनल्स हैं, कैसे आप, किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म करते हो या कम्युनिकेट करते हो। तो है फेस टू फेस इंटरेक्शन। फेस टू फेस इंटरेक्शन कैसे, one need to travel to be able to talk to the other party, required travel effort, greater time and cost। घर घर लोग आपसे मिलने आते हैं, उसके लिए लोग ट्रेवल करते हैं,
है ना, अपना प्रोडक्ट या इंफॉर्मेशन देने के लिए। फोन लगा करके आप अपनी सूचना दे सकते हैं। आजकल मोबाइल में कितने ऐड आते हैं कि सब हम वेबसाइट बनाने वाले लोग हैं, हम आपका ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन चीज़ों पे, गूगल पे। पोस्ट के थ्रू आप चिट्ठी भी भेज सकते हैं, प्रेम पत्र भी भेज सकते हैं आप। उसके बाद इंटरनेट, जैसे बताया मैंने, फेसबुक वगैरह में आप ऐड कर सकते हो, इंस्टाग्राम वगैरह पे, उस, है ना। तो आपके पास क्या एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस में आप किस तरीके से इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से शेयर करते हो। तो क्या तरीका है? फेस टू फेस इंटरेक्शन, दूसरा टेलीफोन, तीसरा पोस्ट, और चौथा इंटरनेट, है ना। ये 4 चीजें हैं। ये तो क्या हो गया आपका ट्रेडिशनल का। अब हम देखते हैं ऑनलाइन में। ऑनलाइन यानी कि ई बिजनेस में क्या होगा, स्टेप्स क्या हैं, क्या स्टेप है ऑनलाइन में आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। क्या क्या इंफॉर्मेशन है? अब ये जो स्टेप्स हैं वो है फॉर कस्टमर व्यू, कस्टमर के हिसाब से। एक कस्टमर किस तरीके से ऑनलाइन ई बिजनेस का बेनिफिट ले सकता है या चीजें खरीद सकता है। तो सबसे पहला काम जो उसको करना पड़ेगा वो क्या होगा? रजिस्ट्रेशन। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से मोबाइल में आप रजिस्ट्रेशन करते हो, अपना अकाउंट बनाते हो, है ना। उसके बाद एक अपना अकाउंट बना लोगे, जैसे अमेजॉन वगैरह पे बना लिया, फ्लिपकार्ट पे बना लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे? प्लेसिंग ऑर्डर। फिर आप ऑर्डर प्लेस करेंगे ऑनलाइन, है ना। जब तक आपका अकाउंट नहीं बना होगा तब तक आप इलेक्ट्रॉनिक ई बिजनेस में कोई भी चीज़ खरीद नहीं सकते। अमेजॉन पे पहले आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करते हो, ओटीपी आता है, वेरीफाई किया, आपका अकाउंट बन गया, है ना, नाम एड्रेस डाल करके। अब उसमें क्या करोगे? जो आपको खरीदना है उसका ऑर्डर दोगे। तो ऑर्डर प्लेस कर दिया। ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? तीसरी चीज क्या है? पेमेंट मैकेनिज्म। पेमेंट करोगे। पेमेंट किस तरीके से करना है? सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी, क्रेडिट कार्ड से करना है, डेबिट कार्ड से करना है, चेक से करना है, जैसे भी जिस भी माध्यम से आपका पेमेंट सिस्टम हो। क्या क्या हो सकता है पेमेंट के लिए? आपका सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी, चेक से भी आप दे सकते हो यदि उसमें टर्म्स बायर सेलर रेडी है चेक से पेमेंट लेने के लिए। नेट बैंकिंग से हो सकता है मामला, नेट बैंकिंग जिसको आप इंटरनेट बैंकिंग कहते हो, है ना। उसके बाद क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट हो सकता है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, है ना। उसके बाद डिजिटल वे में भी पेमेंट हो सकता है। डिजिटल कैश कैसे? आपका वॉलेट वगैरह। आप डिजिटली भी पेमेंट दे सकते हैं। सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी, चेक, नेट बैंकिंग ट्रांसफर,
नेट बैंकिंग से ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसको आप इंटरनेट बैंकिंग कहते हो। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से डिजिटल कैश का मतलब है वॉलेट, जैसे पेटीएम वॉलेट हो गया, लाइक दैट, है ना। इन वॉलेट से यदि आप पेमेंट करते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, ये चीज कहलाएगी, बराबर। ये आपके पास पेमेंट के तरीके हैं। अब हमको जो आगे बात करना है वो करना है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई ट्रांजैक्शंस, ई बिजनेस की रिस्क की बात करना है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं कि सिक्योरिटी के लिए क्या है ना। पॉज करना, डन, बंद तो नहीं किया था। चलिए शुरू करते हैं। अब हमें ये देखना है कि जो हम ई बिजनेस करते हैं उसमें रिस्क क्या है ना। तो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का सिक्योरिटी एंड सेफ्टी क्या है। सिक्योरिटी और सेफ्टी ई ट्रांजैक्शन की, जो इलेक्ट्रॉनिक मोड में ट्रांजैक्शन होते हैं उनकी, बराबर। दूसरे शब्दों में कह सकते हो ई बिजनेस रिस्क। ई बिजनेस की रिस्क क्या है, तो सबसे पहली जो रिस्क है वो है ट्रांजैक्शन रिस्क। सबसे पहली जो रिस्क है वो क्या है, ट्रांजैक्शन रिस्क। ट्रांजैक्शन रिस्क का क्या मतलब है कि जब ऑनलाइन आप ट्रांजैक्शन करते हो तो ट्रांजैक्शन रिस्क क्या क्या हो सकती है। पहले डिफॉल्ट इन ऑर्डर, टेकिंग एंड गिविंग, ऑर्डर देने और लेने में गलती हो सकती है। कैसे, सेलर डिनाई कर सकता है कि कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है, और कस्टमर ये डिनाई कर सकता है कि भैया मैंने ऑर्डर प्लेस किया है। कई बार ऐसा होता है, हमसे गलती से कोई ऑर्डर हो जाता है तो हम बोल देते हैं कि नहीं यार हमने तो ऑर्डर किया ही नहीं, बच्चे ने कर दिया होगा गलती से, हमको तो नहीं चाहिए, ऐसा होता है। तो इस तरीके की आपके पास रिस्क है कि आप डिनाई कर दो मैंने ऑर्डर किया है और मैंने सेल किया है, लाइक दैट, ठीक। फिर डिफॉल्ट इन डिलीवरी। डिफॉल्ट इन डिलीवरी का क्या मतलब है, आपने मंगाया कुछ और डिलीवर कुछ और हो गया, या फिर किसी दूसरे का आइटम किसी दूसरे को पहुंच गया, इस तरीके से ऑर्डर में डिफॉल्ट हो सकता है। तीसरा क्या है, डिफॉल्ट इन पेमेंट। आपने पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया, पेमेंट मिलने में या पेमेंट देने में, किसी में भी डिफॉल्ट हो सकता है, ठीक है। सेलर को पेमेंट नहीं मिला, बट इंटरनेट की स्पीड है, बीच में हो सकता है कि ट्रांजैक्शन आपका सक्सेसफुल ना हो, आपके अकाउंट से कट गए, 7 दिन बाद मिलेंगे पैसे, है ना। इस तरीके से कोई भी रिस्क हो सकती है। पहली है ट्रांजैक्शन रिस्क। ट्रांजैक्शन में पहला जो है रिस्क वो क्या है, ऑर्डर लेने देने का। सेलर डिनाई कर सकता है कि मेरे को ऑर्डर मिला, परचेजर कह सकता है कि मैंने ऑर्डर नहीं किया। डिलीवरी में डिफॉल्ट हो सकता है, सही टाइम पर डिलीवरी ना आए या रॉन्ग एड्रेस पे डिलीवर हो जाए आइटम, ऐसा भी हो सकता है। और उसके बाद पेमेंट में, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि सेलर कैन वेरीफाई डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द कुकीज which provide information like consumers name, address, previous purchase record etc. like caller ID in telephone, है ना। कुकीज, जो सेलर होता है वो आपकी इंफॉर्मेशन कुकीज से लेता है, पॉपअप्स से, है ना। वहां पर हो सकता, पॉपअप्स और कुकीज क्या होते हैं, इंटरनेट पर आपकी जो पुराना डाटा होता है, सर्चिंग होती है, उसमें जो वो टूल बार में जो लाइन चलती है वो कुकीज कहलाती है। एक तरह से यूं समझो कि इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर है या फिर एक तरीका है जिससे आपका डाटा स्टोर होता है वहां पर, है ना। तो टू सिक्योर पेमेंट सेलर शुड इंश्योर दैट क्रेडिट लिमिट ऑफ बायर इन केस ऑफ पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड बिफोर मेकिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। क्रेडिट कार्ड से यदि आप पेमेंट करते हो तो सेलर ये सिक्योर कर लेता है कि भैया इसके कार्ड की लिमिट है या नहीं है, उसके बाद ही गुड्स डिलीवर करता है वो, है ना। आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता तो वो डिनाई कर देता है कि ना दादा ना, पेमेंट नहीं हो पाएगा,
मतलब buyer can also protect themselves shopping from well established shopping sites. Some sites also assure customer of the seller's identity, location and service records. कई साइट्स ऐसी होती हैं जिनमें डिफॉल्ट होता है, कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जो वेल ब्रांड होती हैं, जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्टवर्दी होती हैं, जैसे Snapdeal.com provide protection to the customers against default on delivery and reimburse of payment made up to some extent. Amazon, Flipkart ये लोग क्या करते हैं कि यदि आपके डिलीवरी में डिफॉल्ट है, पेमेंट में आइटम सही नहीं आया है, तो ये लोग आपको अमाउंट रिटर्न कर देते हैं, रिफंड कर देते हैं आपका, है ना। इस तरीके से सुविधा मिलना चाहिए। सेकंड जो रिस्क है वो रिस्क है डाटा स्टोरेज की। जो दूसरी रिस्क है वो है डाटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ रिस्क। डाटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क। अब इसमें क्या होगा ये समझो। तो इसमें क्या रिस्क है? इसमें दो ही रिस्क है, एक है हैकिंग और दूसरा है वायरस। हैकिंग का मतलब क्या है? हैकिंग का क्या मतलब है कि आप चोरी, अनऑथोराइज्ड एंट्री, आपकी वेबसाइट पे अनऑथोराइज्ड एंट्री हो गई, जिसको आपने ऑथोराइज नहीं किया था उसकी एंट्री हो गई, तो क्या होगा? आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कोई दूसरा चुरा लेगा, आपके अकाउंट का इस्तेमाल कोई दूसरा करेगा। उसके बाद वायरस। वायरस क्या होता है? वायरस मतलब वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सीज। आपकी इंफॉर्मेशन सीज हो जाती है, आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आता है डिस्क या फ्लॉपी से या फिर ईमेल के थ्रू, जिससे आपका जो डाटा है वो डिलीट हो जाता है, या फिर आप उसको ओपन नहीं कर पाते हो ड्यू टू वायरस, या फिर आपका कंप्यूटर सिस्टम हैंग होने लगता है। इस तरीके से कोई भी तकलीफ आपको ई बिजनेस में आ सकती है और ये एक रिस्क है। आपका डाटा इन्फॉर्मेशन खत्म हो गया वायरस की वजह से या हैक हो गया, तो आपका फिर पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। उसके बाद यदि कंप्यूटर में वायरस आ गया तो वायरस 4 लेवल का होता है। वायरस 4 लेवल में अटैक करता है। पहला जो लेवल होता है वो है सम स्क्रीन डिस्प्ले में आपको दिक्कत आती है। जो स्क्रीन होता है उसके डिस्प्ले में आपको कुछ समस्याएं आने लगती हैं। दूसरा जो वायरस होता है, दूसरा जो लेवल होता है वायरस अटैक का, वो होता है कि आपका जो फंक्शनिंग है, आपका कंप्यूटर हैंग होना शुरू हो जाता है। एक तो क्या है, डिस्प्ले बराबर नहीं होता, लाइनिंग वगैरह आने लगती हैं या कुछ भी है, और दूसरा क्या है, फंक्शनिंग बराबर नहीं होती, हैंग होना शुरू हो जाता है। तीसरा क्या है कि आपका जो डाटा है, फाइल्स है, वो ओपन नहीं होती, वो डैमेज हो जाती हैं, वो गायब हो जाती हैं आपके सिस्टम से। तीसरा क्या है, पूरा का पूरा सिस्टम ही बंद हो जाता है। ये 4 तरीके हैं। पहला आपकी स्क्रीन की समस्या, दूसरा फंक्शनिंग की समस्या यानी हैंग होने की समस्या, तीसरा आपका डाटा फाइल ओपन नहीं होता या डिलीट हो जाता है, और चौथा पूरा का पूरा सिस्टम ही बंद हो जाता है। तो ये है आपका रिस्क, है ना। इनसे बचाने के लिए आपको एंटीवायरस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको ये ह्यूज लॉस दे सकते हैं। ठीक है, यहां से हमारा ऑनलाइन। और तीसरी जो रिस्क है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। पहली थी ट्रांजैक्शन, दूसरी थी ये, और तीसरी जो रिस्क है वो क्या है, रिस्क ऑफ थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। आपकी प्राइवेसी को खतरा है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है
जो इनटेंजिबल चीजें होती हैं, जो दिखाई सुनाई नहीं देती, जिनका फिजिकल शेप साइज नहीं होता, सिर्फ आप उनको महसूस कर सकते हो, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाती है। जैसे आपने अकाउंट में इनटेंजिबल एसेट्स पढ़ा है ना, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये जो चीजें होती हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, जो इनटेंजिबल होती है, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। बराबर है? तो ये चीज किस में आ गई आपके? ये इसकी भी रिस्क है। इसकी रिस्क कैसे? आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। आपके जो फोटोज वगैरह हैं, आपका जो कार्ड पेमेंट का डाटा है ना, आपके अकाउंट की जो डिटेल है बैंक अकाउंट की, वो सारी चीजें क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। उसके चोरी होने की, उसके हैक होने की भी समस्या होती है ऑनलाइन बिजनेस में। तो कहीं ना कहीं किसी चीज से बेनिफिट है तो उससे लॉसेस भी होते हैं। बराबर? आज की क्लास हम खत्म करते हैं। अब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे आउटसोर्सिंग। तब तक के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। आपने मुझे समय दिया संडे का। थैंक यू।